नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस, भूमि और लोक व्यवस्था को छोड़कर शेष सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। पोखरण 2 की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। भारत तेल पाइपलाइन विकसित करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया। प्रधानमंत्री ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया की आधारशिला रखी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सचेतक यानी विप नियुक्त करने का अधिकार राजनीतिक दल के पास है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराधा भसीन मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन का आदेश दिया है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर दिल्ली एनसीआर से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था को छोड़कर शेष सभी सेवाओं पर दिल्ली सरकार का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 41 के तहत सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। इस संबंध में न्यायालय ने जो प्रमुख टिप्पणियां की हैं उसके तहत कहा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि एनसीटीडी के विधायी दायरे के तहत आने वाले मामलों के संबंध में उपराज्यपाल एनसीटीडी की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। शीर्ष न्यायालय ने यह भी पुष्टि की है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए के प्रावधानों के तहत लोक व्यवस्था, भूमि और पुलिस से संबंधित सेवाओं पर केंद्र सरकार का अनन्य विधायी और कार्यकारी नियंत्रण है। न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक रूप से स्थापित और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का अपने प्रशासन पर नियंत्रण होना जरूरी है। आपको बता दें कि मंत्रियों के नियंत्रण में सिविल सेवा सुशासन प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद के निर्णयों को लागू करती है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। साथ ही इसे अपनी लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार और विधानसभा गठित करने का भी अधिकार दिया गया था। विधानसभा के पास राज्य सूची या संवर्ती सूची में शामिल उन सभी विषयों के शासन और उन पर नियम बनाने की शक्ति होगी जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होती है। हालांकि उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच किसी भी मामले पर मतभेद होने की स्थिति में उपराज्यपाल ऐसे मामलों को राष्ट्रपति के पास भेजेगा। और अगली खबर परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। पोखरण 2 की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। मई 1998 में भारत ने भारतीय सेना के पोखरण टेस्ट रेंज में 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया था। इस परीक्षण को पोखरण 2 नाम दिया गया था। इसे ऑपरेशन शक्ति भी कहा जाता है। ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण वर्ष 1974 में किया गया था। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। परमाणु परीक्षण की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सोवियत संघ के पतन के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में प्रतिकूल सुरक्षा परिवेश बन गया था। परमाणु हथियार संपन्न देश व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी सीटीबीटी और साथ ही परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक समयबद्ध ढांचे को स्वीकार करने में विफल हो गए थे। इसके अलावा भारत के कुछ पड़ोसी शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखते हैं। साथ ही भारत के विकास के लिए परमाणु शक्ति और ऊर्जा स्रोत का भी उपयोग करना था। परमाणु परीक्षण का प्रभाव ये हुआ कि इस परीक्षण ने भारत को एक विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोधक स्थापित करने और पश्चिमी देशों द्वारा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का सामना करने में सक्षम बनाया। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का मतलब है परमाणु हथियार संपन्न देश द्वारा परमाणु हथियार न रखने वाले देश पर इसका उपयोग करने की धमकी देना। इसने परमाणु हथियारों के विकास में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की नींव रखी। पोखरण 2 से भारत की भू राजनीतिक प्रतिष्ठा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। इस परीक्षण ने दक्षिण एशिया और दुनिया में एक रणनीतिक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में भारत की छवि को बेहतर बनाया था। इन परमाणु परीक्षणों से भारत के परमाणु सिद्धांत का विकास हुआ। इस सिद्धांत ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल और परमाणु मुद्दों पर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया। भारत का परमाणु सिद्धांत ये है कि एक विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक का निर्माण करना और उसे बनाए रखना, परमाणु हथियारों के उपयोग के मामले में नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन करना, परमाणु हथियार नहीं रखने वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना, परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी हमला करने का आदेश देने का अधिकार केवल असैन्य राजनीतिक नेतृत्व के पास होगा। इसके अलावा परमाणु और मिसाइल से संबंधित सामग्रियों एवं तकनीकों के निर्यात पर सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा। और अब अगली खबर विप से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि सचेतक यानी विप नियुक्त करने का अधिकार राजनीतिक दल के पास है। शिवसेना मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि संविधान की 10वीं अनुसूची के मुताबिक सचेतक और दल का नेता नियुक्त करने की शक्ति राजनीतिक दल के पास है, न कि विधान दल के पास।
न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की हैं, जैसे कि सचेतक की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष या लोकसभा अध्यक्ष को परीक्षण करने के बाद संबंधित राजनीतिक दल के संविधान के आधार पर उस दल द्वारा अधिकृत सचेतक और नेता को मान्यता देनी चाहिए। विधान दल को राजनीतिक दल से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना शासन की संवैधानिक प्रणाली की भावना के प्रतिकूल है। इसके अलावा अयोग्यता का फैसला अध्यक्ष करेगा। सदस्यों की अयोग्यता का फैसला कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के मुताबिक ही किया जाना चाहिए। संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष इस पर निर्णय लेने के लिए उपयुक्त अधिकारी है। 10वीं अनुसूची में दल बदल रोधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि अध्यक्ष को अयोग्यता संबंधी लंबित याचिकाओं पर समय रहते समय सीमा के अंदर निर्णय लेना चाहिए। विधायकों को सदन की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, भले ही उनकी अयोग्यता संबंधित कोई भी याचिका लंबित हो। शक्ति परीक्षण की अगर हम बात करें तो राज्यपाल शक्ति परीक्षण कराने का आदेश तभी दे सकता है जब उसे इस बात के पर्याप्त तथ्य प्राप्त हो जाएं कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। भारत में अगर हम व्हिप की स्थिति देखें तो व्हिप सदन में किसी राजनीतिक दल के सदस्यों को कुछ निश्चित निर्देशों के पालन के लिए जारी लिखित आदेश हैं। साथ ही इस तरह के निर्देश जारी करने के लिए राजनीतिक दल के अधिकृत सदस्य को भी व्हिप या सचेतक कहा जाता है। सभी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी कर सकते हैं। व्हिप जारी करने के लिए राजनीतिक दल सदन के अपने एक वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त करते हैं। इस सदस्य को मुख्य सचेतक कहा जाता है। उसकी सहायता के लिए अतिरिक्त सचेतक भी नियुक्त किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुराधा भसीन मामले में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुपालन का आदेश दिया है। न्यायालय ने अनुराधा भसीन मामले में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए सरकार को एक नोटिस जारी किया है। अनुराधा भसीन मामले में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के समय जम्मू कश्मीर राज्य में मोबाइल, लैंडलाइन और इंटरनेट सेवाओं के निलंबन के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। अनुराधा भसीन मामले में प्रस्तावित कुछ प्रमुख दिशा निर्देश हैं। दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का आदेश अनुचित है। निलंबन का उपयोग केवल अस्थायी अवधि के लिए ही किया जा सकता है। निलंबन नियमों के तहत जारी किए गए इंटरनेट को निलंबित करने वाले किसी भी आदेश को आनुपातिकता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए और साथ ही इस निलंबन को आवश्यक अवधि से आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट को निलंबित करने का कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी कहा कि इंटरनेट के माध्यम से वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकार है। भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधानों की अगर बात करें तो वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का निलंबन, इंटरनेट शटडाउन सहित दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित होता है। इन नियमों को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित किया गया है। 2017 के नियम लोक आपात के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करते हैं। इसमें दूरसंचार सेवाओं को एक बार में केवल 15 दिनों तक ही बंद किया जा सकता है। भारत तेल पाइपलाइन विकसित करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तेल पाइपलाइन विकसित करने वाले शीर्ष 5 देशों में स्थान प्राप्त कर लिया है। वैश्विक तेल पाइपलाइन से संबद्ध परियोजनाओं में से 49% परियोजनाएं अफ्रीका और मध्य पूर्व में संचालित हैं। ये रिपोर्ट एक गैर लाभकारी संगठन ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ने जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत निर्माणाधीन या फिर नियोजित तेल पाइपलाइन के शीर्ष निर्माताओं में से एक है। और आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के अन्य प्रमुख बिंदुओं के बारे में। रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों के मुताबिक भारत 1630 किलोमीटर लंबी तेल परिवहन पाइपलाइंस का निर्माण कर रहा है। इस तरह से भारत निर्माण श्रेणी के तहत पाइपलाइंस के संबंध में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। पारादीप नुमालीगढ़ क्रूड पाइपलाइन और न्यू मुद्रा पानीपत तेल पाइपलाइन विश्व की सबसे लंबी तेल पाइपलाइंस में से एक होगी। विकासाधीन यानी कि प्रस्तावित और निर्माणाधीन पाइपलाइंस के मामले में अग्रणी 5 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, इराक, ईरान और तंजानिया है। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर तेल पाइपलाइंस का विकास पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 30% की वृद्धि को दर्शाता है। गैस और तेल परिवहन के लिए पाइपलाइंस को
को बढ़ावा देने के पीछे कई कारण हैं, क्योंकि ये तेल और प्राकृतिक गैस की रेल, ट्रक या जहाजों द्वारा पारंपरिक शिपमेंट की तुलना में बड़ी मात्रा में स्थानांतरित करने में अधिक कुशल हैं। पाइपलाइंस तेल भेजने के दौरान विस्फोट के जोखिम को बहुत कम कर देती हैं। पाइपलाइंस के निर्माण में कम समय लगता है, इससे पारगमन हानि बहुत कम होती है। तेल परिवहन पाइपलाइंस का पर्यावरणीय प्रभाव परिवहन के अन्य रूपों की तुलना में कम हानिकारक होता है। तेल और गैस पाइपलाइन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड, सिटी गैस वितरण परियोजना आदि। प्रधानमंत्री ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी इंडिया की आधारशिला रखी। लिंगो इंडिया का निर्माण महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में किया जा रहा है। लिंगो इंडिया एक योजनाबद्ध उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला है। ये ऐसी वेधशालाओं के विश्वव्यापी नेटवर्क के हिस्से के रूप में भारत में स्थित होगी। इस परियोजना को सैद्धांतिक रूप से 2016 में अनुमोदित किया गया था। इसे 2030 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लिंगो इंडिया का वित्त पोषण परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। लिंगो की कार्यप्रणाली की बात करें तो इस वेधशाला में 4 किलोमीटर लंबे 2 निर्वात यानी वैक्यूम कक्ष शामिल हैं। इन्हें एक दूसरे के लंबवत बनाया जाता है। निर्वात कक्षों के अंत में अत्यधिक परावर्तक दर्पण स्थापित किए जाते हैं। दोनों निर्वात कक्षों में एक साथ प्रकाश किरणें निर्मुक्त की जाती हैं। सामान्य परिस्थितियों में दोनों कक्षों से प्रकाश किरणें एक साथ वापस आती हैं। यहाँ दोनों किरणों के अवस्थिति कोण में अंतर की उपस्थिति एक गुरुत्वाकर्षण तरंग की मौजूदगी को दर्शाती है। लिंगो इंडिया के वैज्ञानिक लाभ ये हैं कि ये अपेक्षित घटना दरों में वृद्धि करेगा और नए स्रोतों का पता लगाने की संभावना में वृद्धि करेगा। इसके लिए ये नेटवर्क की संवेदनशीलता, स्काई कवरेज और उपयोगिता चक्र में बढ़ोतरी करेगा। इसमें आकाश में गुरुत्वीय तरंग स्रोतों का पता लगाने की क्षमता होगी। लिंगो एक विशाल इंटरफेरोमीटर है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। एगमार्क, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने विविध स्रोतों से प्राप्त खाद्य तेलों के लिए एगमार्क पंजीकरण को समाप्त करने का प्रस्ताव किया। एगमार्क कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन चिन्ह है। एगमार्क ये सुनिश्चित करता है कि कृषि उत्पाद विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा अधिसूचित ग्रेड मानक के अनुरूप है। डीएमआई यानी कि विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये कृषि उपज श्रेणीकरण और चिन्हांकन अधिनियम 1937 द्वारा शासित है। एगमार्क गुणवत्ता के बीच अंतर स्पष्ट करता है। साथ ही प्रत्येक कृषि जीन्स के लिए 2-3 ग्रेड निर्धारित करता है। इनमें फल, सब्जियां, अनाज, दालें, तिलहन, वनस्पति तेल, घी आदि शामिल है। हेड्रोन बीम थेरेपी, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हेड्रोन बीम थेरेपी सुविधा राष्ट्र को समर्पित की है। इसे नवी मुंबई में स्थापित किया गया है। हेड्रोन बीम थेरेपी ट्यूमर के लिए एक उन्नत और अत्यधिक सटीक विकिरण आधारित उपचार है। इसमें विकिरणकारी किरणें आवेशित कणों से बनी होती हैं, यानी कि प्रोटॉन और अन्य आयन जैसे कार्बन से बनी होती हैं। आवेशित कण कम प्रसार के साथ ऊतकों में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद ये रुकने से पहले अधिकतम ऊर्जा जमा कर देते हैं और विशिष्ट क्षेत्रों को विकिरणित होने देते हैं। हेड्रोन के उपयोग से ट्यूमर को विकिरणित किया जा सकता है, यानी कि कीमोथेरेपी में इसका यूज किया जा सकता है। और इस उपचार विधा में पारंपरिक चिकित्सा की तुलना में स्वस्थ ऊतकों को कम नुकसान होता है। एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स के लिए वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है जो आमतौर पर अफ्रीका में पाई जाती है। वर्ष 2022 में लगभग 87,000 लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका वायरस पॉक्स विरिडे कुल का एक सदस्य है। ये आनुवांशिक रूप से अन्य पॉक्स वायरस के समान है। ये एक संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क से फैलता है। इस बीमारी का संक्रमण जानवरों से भी फैल सकता है। इस बीमारी में बुखार, शरीर पर चकत्ते, लिम्फ नोड्स में सूजन, सिर दर्द आदि होता है। इसके अलावा वर्तमान में इस बीमारी के लिए कोई स्वीकृत एंटीवायरल उपचार मौजूद नहीं है। विखंडन मोलिब्डेनम 99, प्रधानमंत्री ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे परिसर में स्थित मोलिब्डेनम 99 उत्पादन प्रतिष्ठान को राष्ट्र को समर्पित किया है। मोलिब्डेनम 99 टेक्नीशियम 99M का मूल समस्थानिक है। ये एक अल्पकालिक गामा उत्सर्जक समस्थानिक है। TC यानी कि टेक्नीशियम 99M का उपयोग रोग का पता लगाने और अंगों की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए किया जाता है।
TC99M को रासायनिक रूप से छोटे अणु, लिगेंड्स और प्रोटीन के रूप में एकत्रित किया जा सकता है, इसलिए ये परमाणु चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। TC99M वर्तमान में एकाधिक चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। ये प्रक्रिया उच्च संवर्धित यूरेनियम में निहित विखंडनीय U35 के न्यूट्रॉन विकिरण से शुरू होती है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व। दशकों से इस टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ मौजूद नहीं है और इसके कारण है शिकार की कमी, बाघिनों की अनुपस्थिति और तेंदुओं की अत्यधिक संख्या। सह्याद्री महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। इसमें कोयना बांध और वारणा नदी के आसपास का क्षेत्र शामिल है। ये 2 संरक्षित क्षेत्रों, कोयना अभयारण्य और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान में फैला हुआ है। सह्याद्री क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये वृक्षों से आच्छादित भूमि है। ये घास के मैदानों और पठारों से बना हुआ है। यहाँ पर आर्द्र सदाबहार, अर्ध सदाबहार और आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ जंगली कुत्ता, तेंदुआ, गौर, सांभर, चौसिंगा हिरण, माउस डियर और विशालकाय गिलहरी पाई जाती है। पलक झील पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। इसमें जन भागीदारी की व्यापक लामबंदी के तहत पलक झील के किनारे एक नेचर वॉक का आयोजन किया गया था। पलक आर्द्रभूमि रिजर्व मिजोरम की राजधानी आइजोल से संबंधित 360 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। ये क्षेत्र इंडो बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। ये मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यहाँ अधिकतर सामान्य आर्द्रभूमि पक्षी और पहाड़ी पक्षी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये झील पिनटेल डक के प्रवास के लिए एक शीतकालीन विश्राम स्थल है। अगला टॉपिक है बाओबाब। हाल ही में वन विभाग ने बाओबाब वृक्षों को व्यावसायिक उपयोग के लिए काटने की अनुमति दी थी। भील जनजाति वन विभाग के इस निर्णय का विरोध कर रही है। ये जनजाति मध्य भारत में पाई जाती है। बाओबाब एडेंसोनिया वंश से संबंधित है। ये अफ्रीका, मुख्य भूमि, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया की एक स्थानिक प्रजाति है। इनमें बैरल के आकार के असामान्य तने होते हैं। ये वृक्ष अपनी असाधारण दीर्घायु और एथनोबोटेनिकल महत्व के लिए जाने जाते हैं। ये वृक्ष 2000 साल तक जीवित रहते हैं। एथनोबोटनी इस तथ्य का अध्ययन है कि किसी विशेष संस्कृति और क्षेत्र के लोग स्वदेशी पौधों का उपयोग कैसे करते हैं। वृक्ष पर लटकते विशेष फूलों का परागण चमगादड़ और बुश बेबी द्वारा किया जाता है, जो कि एक प्राइमेट्स प्रजाति है। IUCN में बाओबाब की स्थिति एंडेंजर्ड की है। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वृक्ष के लिए भौगोलिक संकेतक टैग के लिए आवेदन किया है। अगला टॉपिक है युवा प्रतिभा पाक कला प्रतिभा खोज। माईगॉव ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा के सहयोग से युवा प्रतिभा पाक कला प्रतिभा खोज का शुभारंभ किया है। भारत में अब प्रचलित हो चुके स्थानीय व्यंजनों को फिर से प्रचलन में लाना, साथ ही युवाओं की पाक प्रतिभा को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना और मिलेट्स को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना तथा भोजन बनाने में मिलेट्स को शामिल करना है। चाम लामा नृत्य। ये तिब्बती बौद्ध धर्म का अनोखा मुखौटा नृत्य है। इसमें रंग बिरंगे परिधानों में बौद्ध भिक्षु पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य को अपने आप में ध्यान का एक रूप माना जाता है। ज्यादातर बौद्ध मठों में लोसर जैसे त्योहारों के दौरान इसका निष्पादन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि निंग मापा के संस्थापक पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिडपोछे के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने चाम नृत्य परंपरा की शुरुआत की थी। इस नृत्य में सामान्य तौर पर पद्म संभव के जीवन के दृश्यों और उनके 8 विश्व रूपों को दर्शाया जाता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।